आपको मैंने एक लेक्चर रिकमेंड किया था, बेसिक लेक्चर रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो आपने देखा है वो, इसमें बेसिक फाउंडेशन है रियल नंबर्स की, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स पे है, कुछ थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपका रिवाइज हो गया होगा। किस किस ने देखा है, आप में से बता सकते हैं मुझे कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर सुना है मेरा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे? सर मैंने देखा था लेकिन कुछ टाइम पहले देखा था, अभी आज नहीं देखा। ठीक है। वैसे ही वो एक बेसिक सा लेक्चर है, उसमें नंबर्स को रिकॉल करवाया है। ऐसे ही है ना? जी सर। क्योंकि इससे पहले हमारी जो बुक थी वो रियल नंबर से स्टार्ट होती थी ना, और अब रियल नंबर्स का पार्ट जो है वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि 9th 10th में, 8th क्लास में रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन आ जाता है। रियल नंबर्स का अब इंट्रोडक्शन शामिल नहीं किया गया फर्स्ट ईयर यानी कॉलेज लेवल पे। तो कॉलेज लेवल पे अब कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप पहले रिकॉल कर लेते हैं रियल नंबर्स को, तो आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सामने आ जाता है। डायरेक्टली हम अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ही। कोई आप में से रिकॉल करवाएगा कि हम अपनी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, और क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम जाते हैं, वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स? थोड़ा कोशिश सर करें, जो रियल नंबर्स होते हैं थोड़ा सा ये। जो रियल नंबर्स होते हैं उनको जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं कि जिनका हमने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर नंबर आ रहा था। तो इससे ये आइडिया हुआ कि कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं कि जिनका स्क्वायर लेने के बाद भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स ही आते हैं। तो इसको इस वजह से इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कहते हैं। शाबाश, यानी कि आपका पॉइंट सामने आ गया कि हम हमारे पास ऐसे ही सारे नंबर थे जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता था। तो ये हमारे पास जी कुछ वो सर। नंबर्स हैं जिनमें स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये एक एडिशन है हमारे पास। ऐसे ही है, यानी जब तक जी सर। एक्स, ये आपको लिखा शो हो रहा है, जब यस। तक एक्स रियल नंबर है, तो वी ऑल नो दैट द एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, बट नेवर लेस देन जीरो। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें ऐसे नंबर्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनके स्क्वायर्स नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दें थोड़ा, शाबाश। स्क्वायर रूट ऑफ -1 ले सकते हैं, स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते लाइक, हैं। यस, लाइक स्क्वायर रूट माइन लाइक आयोटा, स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -7, एंड अप टू सो ऑन। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव है। क्या इनमें से जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई रियल नंबर भी है? एनी रियल नंबर आउट ऑफ दिस? क्या इनमें कोई रियल नंबर भी है? यस, -1, -5, -7 इटसेल्फ तो ये रियल नंबर्स ही है ना। यानी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, इस वक्त जिस फॉर्म में ये लिखे हुए हैं, उसका आइडिया नहीं है। दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। नाउ दीज आर imaginary यस। numbers. These are not real यस। simply because their squares are negative. ठीक है। A number whose square is negative cannot be a real number. ये रियल नंबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसका स्क्वायर नेगेटिव है। हमने ये पहले ये कहा कि हर रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर्स नहीं है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। शाबाश। आपने एक पॉइंट रिकॉल करवाया कि वाई वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप नेक्स्ट, शाबाश, कोई और बताएं, थोड़ा और मोटिवेशन पैदा करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कोई पॉइंट आपके जहन में आता है? सर जब हम कुछ रियल लाइफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आई थी जिनके अंदर हमारे पास स्क्वायर वाली चीज हमारे पास नेगेटिव आ रही थी। शाबाश। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर गिव एन जो एग्जांपल। है हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। शाबाश, अपनी बात को इनसे मुख्तलिफ करने जी। के एग्जांपल दें। जैसे x² + 1, इस तरह की इक्वेशन। शाबाश, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर आपको शो हो रही है ये इक्वेशन, x² + 1 इक्वल्स टू इज इक्वल टू 0। 0। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। देखने में ये एक सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन है। इसके कोफिशिएंट्स भी देखो तो वो रियल कोफिशिएंट्स हैं और रैशनल कोफिशिएंट्स हैं। तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है रियल नंबर्स के अंदर? नहीं, नहीं एग्जिस्ट करता। क्योंकि जब क्या हम क्या इसका बताएंगे कि व्हाट इज सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? जब हम रियल x² नंबर्स इज के इक्वल अंदर हैं, टू। सपोज कि हम नहीं जानते कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, हम फर्ज कर लेते हैं कि हम हम्म। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं जानते, ठीक है। हम रियल नंबर्स को जानते हैं और हम ऐसा रियल नंबर फाइंड करना चाहते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, या कोई ऐसा रियल नंबर हम क्या बताएंगे फिर? हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन
इफ एक्स इज इन आर। अगर हम इसको -1 के इक्वल करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो हमने फिर डिफाइन किया था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर चला जाएगा, हम इसको आयोटा कहेंगे। शाबाश। यानी हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, लेकिन जब हम देखेंगे कि ये ऐसा नंबर है जिसका स्केयर नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देयर इज नो रियल नंबर whose स्केयर इज नेगेटिव। अगेन सेम प्रॉब्लम, द व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट इन केस इफ वी हैव एक्स रियल नंबर। एम्प्टी सेट होगा तब तो। सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी इन आर। आर के अंदर रहते हुए इसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस थी जिनके कोफिशिएंट्स हालांकि रैशनल हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था हमारे पास कि बहुत सारी ऐसी सिंपल इक्वेशंस थी लेकिन उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फायदा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फायदा ये है कि उसके बाद हमारी ये इस तरह की सारी इक्वेशंस जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएं तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका? शाबाश। प्लस प्लस माइनस आयोटा। माइनस। अगर हम अलो कर दें कि x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? शाबाश, आवाज नहीं आ प्लस रही। माइनस प्लस आयोटा। माइनस आयोटा। प्लस माइनस योटा की फॉर्म में, यानी कि सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। अच्छा, और शाबाश, 2 पॉइंट सामने आ गए। एक ये कि इसने आपको एक नया फ्लेवर दिया, यानी ऐसे नंबर भी दिए जिनका स्केयर नेगेटिव होता है। इससे पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि नंबर्स का स्केयर नेगेटिव भी कभी होगा। और दूसरी चीज, कुछ इक्वेशंस जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इफ वी अलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, शाबाश। और कोई पॉइंट, कोई आप में से? सर हम इसमें ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि हम ये कम्प्लेक्स नंबर्स को रियल लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इनके लिए हमें एक प्लेन की जरूरत होती है, कार्टेशियन प्लेन वगैरह की। ये हम कह शाबाश, सकते आपने एक और अच्छी बात ऐड की है कि ये एक रियल, ये लाइन आपको शो हो रही होगी। ये जो एक लाइन है जिसके मिडिल में जीरो होता है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। इसका हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके पॉइंट्स के और रियल नंबर्स के दरमियान 1-1 क्रॉसपोंडेंस है। ठीक है, हम कहते हैं देयर आर एज मेनी रियल नंबर एज मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। लेकिन हम स्पेस के अंदर नहीं जा सकते थे, प्लेन के अंदर इवन नहीं जा सकते थे। हमारे जो नंबर्स हैं जिनको हम जानते थे वो लीनियर थे। थोड़ा सा एक आपको समझाने के लिए लीनियर का वर्ड यूज कर रहा हूं। वो एक लाइन पे थे, लीनियर थे। जबकि हम सपोज कर सकते थे कि हमारे पास एक प्लेन भी है और हम चाहते थे या हम चाहते हैं कि प्लेन के हर पॉइंट को भी एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो एक किस्म की इन दिस सेंस ये भी एक एक्सटेंशन है रियल नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और तो हमने क्या किया, हमने रियल नंबर्स को रियल एक्सिस बना दिया और हमने एक और एक्सिस लिया जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से हमने एक प्लेन बनाया, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं। अब इस प्लेन का हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शाबाश, ये भी एक पॉइंट अच्छा आपने बताया है। और इसी तरह मजीद मोटिवेशन क्रिएट करें कि हम वाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर हम देखेंगे वाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बातें नहीं कर रहे, सिंपली वाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इस पे आप थोड़ा सा, आप सब लोगों ने गौर किया, मेरे उस लेक्चर में भी मैंने डिस्कशन की थी। अब ये जो एक्स एक्सिस है ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही है ना? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल यस सर। रहा। सुन रहे हैं शाबाश। ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। ठीक, ये जो हमने इमेजिनरी एक्सिस बनाया है इसके नंबर्स की एग्जांपल दें कोई, इस पे कौन से नंबर्स पड़े हैं? आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। मल्टीपल्स ऑफ आयोटा पड़े हैं। ठीक है, वाई एक्सेस में। वाई एक्सिस पे, हाँ जी बिल्कुल, इमेजिनरी एक्सिस पे आयोटा के मल्टीपल्स पड़े हैं ऐसे। जी। शाबाश। इनके अंदर कॉमन क्या है इन दोनों के अंदर? आयोटा के मल्टीपल्स हैं एक साइड पे, एक साइड पे रियल। क्या एक, क्या ये एग्जैक्टली सेम है?
क्या ये सिंपली ऐसे है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है और नंबर सेम है जबकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, या इनमें फर्क है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में? नंबर्स, इन नंबर्स में फर्क है रियल एक्सिस में और इमेजिनरी एक्सिस में, या ये सेम है, जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है? जो इमेजिनरी लाइन है वो उस पे हॉरिजेंटल पे डिपेंड कर रही है, हम ये कह सकते हैं। नंबर्स की फॉर्म में क्या डिफरेंस है? नंबर्स की फॉर्म में अगर देखा जाए, क्या ये सेम नंबर है, क्या ये इक्वल नंबर है, क्या ये नंबर सेट्स जो हैं डिसजॉइंट हैं, क्या ओवरलैपिंग है, क्या ये सबसेट है एक दूसरे के, क्या ये सेम है, इक्वलेंट है? ऐसे करके कुछ रिलेशन बता सकते हैं? सर सेम हम नहीं है रियल सर। नंबर को शाबाश। रियल नंबर नंबर तो को हम सर इमेजिनरी सेम है। नंबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं सर करते। लाइंस पे सेम है। सर हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस का प्री इमेज है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली वो बातें ठीक है। अगर जस्ट अभी हम नंबर्स की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, सेट्स या नंबर नंबर सेट्स की फॉर्म में ना, जस्ट यानी आप थोड़ा सा, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और वर्टिकल एक्सिस पे सारे क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो अगर इस सेंस में देखा जाए, अगर कोऑर्डिनलिटी को देखा जाए तो वो सेम है, साइज सेम है। जितने इस वक्त आपको रियल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इतने ही इमेजिनरी नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। प्योर इमेजिनरी बोलते हैं इनको, ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। तो इनका साइज सेम है, दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स, एज सेट ये इक्विवेलेंट है। इनके दरमियान वन वन करस्पॉन्डेंस बनाई जा सकती है, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाई जा सकती है। और नंबर्स के तौर पे अगर देखा जाए तो आप मुझे बताएं कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है या टोटली डिस्जॉइंट है? शाबाश। कॉमन तो जीरो है। जीरो जीरो है। कॉमन है। जीरो एक ओरिजिन ऐसा है। नंबर है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो इनके दरमियान कॉमन है। वो रियल नंबर भी है और प्योर इमेजिनरी के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कोई कॉमन है रियल नंबर्स के और प्योर इमेजिनरी नंबर्स की लाइन? ये जो इमेजिनरी एक्सिस है और रियल एक्सिस है, इसमें कोई और नंबर कॉमन है इसके अलावा? इन्फिनिटी सर। नहीं, वो उस सेंस में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल इन्फिनिटी बन जाएगी ना, यहाँ पे हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी एक अलग चीज बन जाएगी। अच्छा, अब देखें कि ये जीरो के अलावा ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ठीक है, ऐसे ही है ना, जीरो के अलावा ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो ये ऐसा नहीं है जैसे रैशनल इररेशनल थे कि टोटली डिसजॉइंट, ऐसी है ना रैशनल इररेशनल में कि वो टोटली डिसजॉइंट होते हैं। और जब रैशनल इररेशनल को मिलाते हैं आप तो क्या बनता है? अच्छा, ये नंबर का सेट रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बन जाता है जब उनका यूनियन लेते हैं आप। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स जब इनका आप यूनियन लें तो क्या ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा? यस सर। शाबाश। यहाँ पे मैं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहा था, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने कल भी अपना लेक्चर भेजा है, आज फिर भेजूंगा। अगर ऐसी ही डिस्कशन आप मेरी रैशनल इररेशनल और इन चीज़ों को समझने में चाहते हैं तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लेना आप हैं, ताकि इस किस्म की डिस्कशन आपको उन नंबर्स पे भी मिल जाए। अच्छा, ये बताएं मुझे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, क्या ये इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स के यूनियन से बन जाएगा? सर। यस सर। बन जाएगा। देखो, मैं अब जी सर क्वेश्चन, बन जाएगा मैं एक क्योंकि इसके एग्जांपल दे अंदर दूं। रेशनल और इरेशनल सारे होंगे। नहीं, वो उनकी बात नहीं कर रही है। अब ये तो अब सही है, रैशनल इररेशनल मिलाकर तो रियल नंबर बन गए। अब हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स की और रियल नंबर्स की, कि क्या इनका यूनियन लिया जाए तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जी जाएंगे? यस सर, क्योंकि यूनियन में हमारे पास आ जाएंगे ना, इमेजिनरी भी आएंगे और रियल भी। सेट जो नो बनेगा उसमें सर। इमेजिनरी मौजूद होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो, ये देखो, ये सर अगर इमेजिनरी। कॉन्जुगेट होंगे तब नहीं बनेंगे। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये जो नंबर्स है ना, ये सारे के सारे प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं।
देखो इन दो को जब यूनियन में क्या होता है कि उन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है ना, कोई नई चीज तो नहीं आती ना, बस उन्हीं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। साल के तौर पे अब देखो 1 + i। अब जो 1 + i है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना 1 + i। अब मुझे बताओ यस सर। कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में है, अगर आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों के यूनियन से बनता है, तो बताओ ये किस में है? 1 + i प्योर इमेजिनरी में है या आर में है, किस में है? लीनियर दो सर एलिमेंट होता है, हैं। दो हाँ, सेटों में दोनों से का किसी मिक्सचर है। मिक्सचर है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अकेला तो ये किसी में भी नहीं है। यस सर। तो अकेला अगर किसी में नहीं है तो यूनियन में तो नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नहीं है जैसे रियल नंबर क्यू और क्यू डैश के यूनियन से बन गए, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अब ये तीन तरह के एलिमेंट्स हैं इस वक्त। एक देखो प्योर प्योर रियल, एक प्योर इमेजिनरी, और इसके अलावा भी वो सारे जो जो इसके अलावा इन दो एक्सेस के अलावा भी तो प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो बेसिकली, अब आपको ये हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं लीनियर कम्बिनेशन का, सुना हुआ है लफ्ज लीनियर कम्बिनेशन? यस। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लीनियर कम्बिनेशन है, यानी कि आर जो है, आर को जनरेट करने के लिए आर का जनरेटर 1 है, रियल एक्सिस का जनरेटर 1 है, और इमेजिनरी एक्सिस का जनरेटर आयोटा है। और इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो क्या बनता है? ए और बी, दो दो हम ले लेते हैं रियल नंबर्स, और इनका लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा a × 1 + b × iota, such that a, b are real numbers, iota is imaginary unit and 1 is the real unit। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a + b iota where a, b are real numbers, iota is imaginary unit। ठीक है, तो ये वजह है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये नहीं कहते कि रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी का यूनियन ले लें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, बल्कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूं डिफाइन करते हैं कि ये ऐसे के जैसा कि ये रियल और इमेजिनरी, जो प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, अब अगर इसमें b 0 कर दिया जाए तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, और अगर a 0 कर दिया जाए तो प्योर इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे, और a b आर्बिट्रेरी रख के आप सारे नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें यहाँ तक? शाबाश, कोई किसी का क्वेश्चन है तो करते जाए साथ साथ। कोई क्वेश्चन नहीं? सर फिर सर जो हाँ जी बताएं। ये रिपीट करना जो अभी आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली वो लीनियर कम्बिनेशन है आर का, रियल एक्सिस का और इमेजिनरी एक्सिस का। तो लीनियर कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? हम दोनों के जनरेटर्स लेते हैं। रियल एक्सिस का जनरेटर 1 है, ठीक है, 1 के मल्टीपल से सारे रियल नंबर बन जाते हैं। जनरेटर का ये मतलब 1 का आप मल्टीपल लेंगे सारे रियल नंबर बन जाएंगे। ऐसे ही आयोटा के मल्टीपल लेंगे तो सारे इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे। सर जी सर जनरेटर में ये नहीं था कि जैसे a⁻n हम करें तो वो फुल होल ग्रुप जो है वो बनाए। अब अगर हम 1 की पावर लेंगे तो वो तो 1 ही आएगा। नहीं, उसमें जो होता है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, वो आपकी बात विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपकी बात सही है यहाँ पे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात हो रही है ना, अच्छा तो उस हिसाब से ठीक। फिर वो स्केलर मल्टीपल्स होते हैं, α × 1। ठीक है, ये हर रियल नंबर में दे देगा। आप जानते हैं ना रियल नंबर्स जो है उसकी डायमेंशन 1 है। 1 का यही मतलब होता है कि वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो सकता है एज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, इमेजिनरी जो है उसका यूनिट आयोटा है। तो ये दो स्केलर ले लिए अल्फा बीटा हमने, और इस तरह हमने एक लीनियर कम्बिनेशन बना लिया। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स का और कोई प्योर इमेजिनरी नंबर्स का जो है लीनियर कम्बिनेशन है। अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिखा जा सकता है, यानी देखें 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब इसको हम 2 × 1 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये एक किस्म का, यही वजह है कि हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्विवेलेंट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर 2 3 के। जब ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो हम जस्ट इन स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं 2 और 3 को। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो बेसिक डिस्कशन तो हमारी अभी वहीं चल रही है कि वाई वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इसमें कोई मजीद पॉइंट ऐड करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन की बात आ गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये मैंने नंबर 4 लिखा है और आपने मुझे बताना है कि वाई वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर a
कौन सी ऐसी बात है जो नहीं थी हमारे पास जिसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं? और कोई बात बताएं इसमें ऐसी। काफी लोग देखें यहाँ पे, हर एक एक पॉइंट तो बताएं ना आप लोग मुझे। सर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में जो है रियल जो है नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि जो है इमेजरी नंबर का जो है प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, इसलिए भी हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे के बताएं अपनी बात। जैसे कि जो है 1 प्लस आयोटा है, तो अगर कि हम इसका प्री इमेज अगर जो है रियल नंबर के साथ 1 + आयोटा, ठीक है। आयोटा सर, ठीक है। ये जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ठीक। इसका हम जो है कंजुगेट बोलें तो ये 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, तो इसका वन। कोऑर्डिनेट जो है माइनस आयोटा, तो इसका प्री इमेज जो है एग्जिस्ट करता है। अगर रियल नंबर है जस्ट लाइक 2, अगर इसका कंजुगेट ले लें तो इसका जो है प्री इमेज इट सेल्फ होता है, तो ठीक। इसमें कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। ठीक है, चले ये एक बात हो गई कि और क्या क्या मिला हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में जाके। तो ये एक बात हो गई कि हम जब तक आर में थे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, हमने कोई भी कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। वी डू नॉट हैव द कॉन्जुगेट्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्जुगेट थे। एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए कॉन्जुगेट जो है उस नंबर से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यानी आप देखें ना, कोई भी रियल नंबर आप सोचे तो हमेशा वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। एक्स कॉन्जुगेट इज एक्स, कोई चेंज नहीं आता कॉन्जुगेट से। यानी कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हम डिफाइन ही नहीं करते आर के अंदर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, और वो हमें उसका एक डिफरेंट नंबर देता है। सेम नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, रियल हो तो सेम होता है, अदरवाइज सेम नहीं होता वो। ठीक है, चलें शाबाश, ये एक एडिशन हो गया इसमें, और कि कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट मिल गया हमें जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में गए। और शाबाश, सर कॉम्प्लेक्स ये नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है और कौन सा छोटा है। हाँ, वो एक प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाके हमारे पास प्रॉब्लम आ गया। आर में हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं लेस ग्रेटर का, लीनियर ऑर्डर, टोटली ऑर्डर्ड सेट है आर। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम टोटल ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते जो हर दो नंबर को उस तरह से आइडेंटिफाई करे। लेकिन पार्शियल ऑर्डरिंग फिर हम करते हैं वहां पे, पार्शियल ऑर्डरिंग, कुछ खास तरह की ऑर्डरिंग हम वहां पे यूज करते हैं। वो टोटल ऑर्डर नहीं बना सकते उसमें। ठीक है, ये एक डिफरेंस आपने गिनवा दिया। ठीक है, यानी कि हमें हमें एक ऐसा सेट, पहले ऐसा सेट था जो टोटली ऑर्डर्ड सेट था, अब एक ऐसा ऐसा सेट मिल गया जो कि टोटली ऑर्डर्ड नहीं है, पार्शली ऑर्डर्ड है। पार्शियल ऑर्डर की वजह से और बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है ना, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, और काफी चीजें उसकी वजह से हमें मिल जाती है। ठीक है शाबाश, ये एक डिफरेंस हो गया रियल नंबर्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। किसी को नहीं बात समझ आ रही तो मुझे बताना, मैं ताकि एग्जांपल्स देता जाऊं ना आपको। साल के तौर पे देखें, कोई से दो रियल नंबर पूछूं, आप फौरन से मुझे बता देंगे कि ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। तो ये टोटली ऑर्डर्ड है, हर दो नंबर के दरमियान एक ऑर्डर पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिसाल के तौर पे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर है 2 3 और एक नंबर है 3 2। अब इनके दरमियान इस तरह से कोई लीनियर ऑर्डर नहीं पाया जाता कि आप बता सकें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ये प्रॉब्लम इनमें रहेगा। ठीक है ना, देखें 2 3 में अगर देखा जाए तो 2 इज लेस देन 3। अब इसका जो 2 3 है, ए अगर इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, तो इसका जो रियल पार्ट है वो लेस है बी के रियल पार्ट से, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर है बी के इमेजिनरी पार्ट से। तो हमें एक मुख्तलिफ तरह से करके ऑर्डर डिफाइन करना पड़ सकता है, उस तरह नहीं डिफाइन करते जैसे होता है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो जल्दी पूछते जाएं। और शाबाश बताएं, ये डिफरेंस हो गया एक, वाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर। सर जी बताएं। सर इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी। जो पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स में होते हैं। यानी ये पेयर 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 आ, जो एक्स आप नंबर वाई की 5 की शक्ल बात कर रहे हैं, नंबर 5 की। में। जी जी। वो असल प्रॉब्लम ये होता है, देखिए यहाँ पे जो नंबर है ना, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर कोई नंबर है ना, वो दो तरह से लोकेट होता है। एक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है ना, दो तरह के डिस्टेंसेस आ जाते हैं। तो जी आप उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट को और तरह उसको अलग कंपेयर करना पड़ जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को और तरह कंपेयर करना पड़ जाता है।
किसी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा होगा, किसी की हाइट कम ज्यादा होगी, तो दो पैरामीटर आ गए ना फिर, इसलिए टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है ये। यानी इसका इमेजिनरी होने या कॉम्प्लेक्स होने से उस तरह ताल्लुक नहीं है इस बात का। मैं ज्योमेट्रिकली इस वक्त आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम आता है, किसी नंबर की हाइट कोई हाइट के हिसाब से बड़ा है, कोई डिस्टेंस के हिसाब से बड़ा है। अब 2 3 इसकी हाइट 2 है, डिस्टेंस 3 है। 3 2 जो है इसकी हाइट ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, ठीक है ना। यहाँ बेसिकली वैसे तो ये यहाँ पे होगा ना 3 2। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे के मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये डिफरेंस है। शाबाश। और कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अभी और पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, इसके अलावा भी जो आप एक मोटिवेशन बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। शाबाश। कोई पॉइंट आप में से ऐड करेगा और भी, वाई वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोशिश करें, आप खुद करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। कोई अगर आप में से खुद डिस्कस करते हैं आप अपने जेन के मुताबिक। नंबर 6 को हम नई स्क्रीन पे लिखते हैं फिर ठहरे। हम स्टडी कर रहे थे अभी बिफोर ब्रेक, why we study complex numbers, ठीक है। and we discussed 5 points. now number 6, why we study complex number। अगर आप में से कोई ऐड करना चाहता है कोई पॉइंट, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। why we study complex numbers, हम एक टर्म यूज करते हैं अल्जेब्राइकली क्लोज्ड। उसके मीनिंग ये हैं कि अगर कोई सेट है, मिसाल के तौर पे आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, हम कोई पोलिनोमियल लेते हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एग्जांपल डिस्कस हुई। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी हमारे पास जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब कोई पोलिनोमियल ली जाए और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसी सेट के हों, आर के, तो जो वैल्यूज हों वो भी उस सेट के अंदर हो। यानी कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो एक्स की वैल्यूज हैं, वो भी इसी सेट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन इक्वेशंस के अंदर प्रॉब्लम आता है और इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आर में एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये खूबी है कि कोई भी पोलिनोमियल आप ले लें, एनी अल्जेब्राइक पोलिनोमियल, एनी अल्जेब्राइक पोलिनोमियल ऑफ एक्स, कोई भी आप पोलिनोमियल लें, तो आप उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो जो पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी हमेशा उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे, ठीक है। यानी कि आर में जब थे तो आप कहते थे कि आर में ये खूबी नहीं है कि कोई भी पोलिनोमियल आप बनाएं अलजेब्राइक पोलिनोमियल तो उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आर में एग्जिस्ट करे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये खूबी है कि आप कोई भी अगर पोलिनोमियल बनाते हैं और तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आर के, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी बात को मैं एक और तरीके से भी बताता हूँ। उससे पहले मैं एक और पॉइंट साथ चलाना चाहता हूँ। अभी 6 पे बात चलती रहेगी लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट और निकाल के देता हूँ आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, आप जानते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स, हमारे पास कुछ अलजबरा के अंदर ना कुछ बड़े सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं, आसान आसान। मिसाल के तौर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन जब हम काम करवा रहे होते हैं क्लास 6 7 8 में, तो वहां पे कहीं हम ये पढ़ा रहे होते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन वहां पे कभी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर बनाते हैं? शाबाश, आप माइक से डिस्कस कर सकते हैं साथ साथ मेरे ना, थोड़ा सा मुझे आइडिया होता रहे कि आप मुझे सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में। शाबाश। कोई मुझे बताएं आप में से कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाबाश, आप बताएं। सर नहीं बनाते। नहीं बनाते, हम कहते हैं कि ये इररेड्यूसिबल है। ए स्क्वायर जी सर। स्क्वायर इज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। जी सर। तो ये मसाइल भी सारे रियल नंबर्स के अंदर रहते हुए हैं, आर के अंदर वाकई ये रिड्यूसिबल है। तो आपको फील हो रहा होगा कि अच्छा बाकी आर में बड़े मसले थे, सेट ऑफ रियल नंबर में बड़े मसले थे, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कहते थे कि ये फैक्टर नहीं बन सकते, जबकि नेचुरली अपील करता है हमें कि
अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लीनियर फैक्टर में रिड्यूस होना चाहिए, इसको इसके दो लीनियर फैक्टर हमें मिलने चाहिए, ठीक है। अब जी सर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैसे सॉल्व होता है, हम इसको ए स्क्र इंटू माइनस वन कर देते हैं और बी स्क्र, और फिर हम कहते हैं कि जो -1 है अभी तो अयोटा का स्क्वायर है, फिर हम कहते हैं कि अब ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फिर हम इसको लिख लेते हैं ए माइनस अयोटा बी इंटू ए प्लस अयोटा बी, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये भी फैक्टराइजेबल है। अब ये रिड्यूसिबल नहीं रहा बल्कि रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो फैक्टर्स क्या होंगे, ए माइनस एयोटा बी इंटू ए प्लस एयोटा बी। बात समझ आ गई आपको। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसे हम कहते हैं कि ये इररिड्यूसिबल है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसको अब भी देखिएगा, एक्सरसाइजेज आएंगी बहुत सारी, उसमें हमने काम ही ये करना होगा कि हमने इनको लीनियर फैक्टर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। इन जनरल देखो, कोई भी अलजेब्राइक पोलिनोमियल है, ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, एक्स एन माइनस टू, ये nth डिग्री बेसिकली मैं ले रहा हूँ इसमें। ये कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन है nth डिग्री की, पॉलिनोमियल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसको, इसे मैं पी ऑफ पी एन जेड लिख दूं अगर, तो यहाँ x को z से रिप्लेस कर दूंगा मैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू, या ए एन इज इक्वल इंटू जेड माइनस जेड नॉट, या जेड वन कर लें, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड थ्री। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी नोटेशन चेंज करने की वजह से, कि ऊपर मैंने x के अंदर पोलिनोमियल लिखी है और नीचे मैंने z के अंदर पोलिनोमियल ले लिए हैं। आप इसको रिप्लेस कर दें अगर z के साथ, तो आप कंफ्यूज ना हो शायद, ठीक है। सिंपली आपको बताने का मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये डिस्कस कर रहा हूँ कि R के अंदर बहुत सारी जगहों पे आपके पास फैक्टर आ जाते हैं इररिड्यूसिबल, आप कहते हैं इनको हम नहीं रिड्यूस कर सकते, इनको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर कोई पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल nth डिग्री की, तो उसको आप n लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप n लीनियर फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। ये k क्यों आया है, ये कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे देखो, जेड एन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए एन, वो तो जरूरी नहीं कि वन हो, तो उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं, आउटसाइड ले लेते हैं, उसके बाद जेड एन का जो कोफिशिएंट है वो वन बन जाता है। जैसे यहाँ पे जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू एन टाइम जेड रेज टू पावर एन, तो उसके साथ फिर जब k मल्टीप्लाई होगा तो k टाइम्स जेड रेज टू पावर एन, तो इसलिए एक स्केलर लेते हैं और बाकी n लीनियर फैक्टर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी आगे चल के एक्सरसाइजेज में आप देखेंगे कि कोई भी किसी किस्म की भी पॉलिनोमियल आपको दी होगी, हम उसको लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसका फायदा क्या होता है, आप आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसका देखें फायदा क्या है। अब जब भी कोई आपने पोलिनोमियल ली तो वो रिड्यूस हो जाएगी n लीनियर फैक्टर्स में, मीन दैट पी एन जेड इज इक्वल टू के जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, एंड अप टू सो ऑन जेड माइनस जेड एन। ये n लीनियर फैक्टर्स हो गए। जब भी आप इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास n रूट्स आ जाएंगे, ऑल दीज फैक्टर्स इक्वल टू जीरो, सो z इज इक्वल टू जेड वन, जेड इज इक्वल टू जेड टू, जेड इज इक्वल टू जेड थ्री, एंड जेड इज इक्वल टू जेड एन। इसका मतलब फौरन आपके जहन में आना चाहिए, आपके इसके मतलब फौरन जहन में ये आना चाहिए कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कोई भी nth डिग्री अलजेब्राइक पोलिनोमियल है तो उसके n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एग्जैक्टली n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो जरूर एग्जिस्ट करेंगे। जबकि रियल में आपके पास प्रॉब्लम्स थे कि आपके पास लाजमी नहीं था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट लाजमी तौर पे हों। बहुत सारी एग्जांपल हम दे भी चुके हैं, आगे बहुत सारी एग्जांपल आएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज नो रूट्स इन आर, बट इट हैज टू रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कोई बता सकता है आपसे कि व्हाट इज नेम ऑफ दिस रिजल्ट, ये जो मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपके पास कोई nth डिग्री पोलिनोमियल हो तो उसके n रूट जरूर होंगे, उसके n जरूर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और रीजन ये है कि वो n लीनियर फैक्टर्स के अंदर रिड्यूस हो जाती है। शाबाश, कोई आप में से मुझे बताए
रिपीट कर दूं रिजल्ट? मैं ये कह रहा हूं कि इफ वी हैव ए nth डिग्री पोलिनोमियल इन सी देन इट हैज n रूट्स। सर डिमोग्रस थ्योरम। नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स में जो एक्सपोनेंट होती है ना पोलर फॉर्म में, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है डिमोवरिस थ्योरम ना। शाबाश। और कोई अब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात, ये है बेसिकली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये फर्क है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही है कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है nth डिग्री की तो उसका सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर उसके n सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। यानी यहाँ पे आके हमारा मसला हल हो गया। जो हम चाहते थे कि अगर कोई जितनी डिग्री हो इक्वेशन की उतने ही रूट्स उसके आने चाहिए। आर में हमारे पास श्योरिटी नहीं थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर अब हमारे पास श्योरिटी है कि जो भी उसकी डिग्री होगी उतने रूट जरूर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें हैं और हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और ख़ास तौर पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेनिफिट्स पे, लेकिन वो आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, आप फिजिकल फिनोमेना में आप ये देखें जहां पे भी वेव्स इन्वॉल्व है ना, वेव्स, ये अगर एक्स वाई प्लेन है, जहां पे भी वेव्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वेव की प्रोपगेशन है, चाहे इलेक्ट्रिक करंट है, अगर किसी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो बेहतर जानता है इन चीज़ों को, वहां पे आपकी जो मोशन है ना वो टू डायमेंशनल हो जाती है। वहां पे जहाँ हाइट स्टडी हो रही होती है वहां पे डिस्टेंस भी स्टडी हो रहा होता है, यानी हर पॉइंट के साथ हाइट भी एसोसिएट है, डिस्टेंस भी एसोसिएट है। ठीक है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वहां पे हम कहते हैं कि एक एक तो करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर हो रही होती है, एक उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो मेजर हो रहा होता है, यानी कि दो चीजें वहां पे मेजर हो रही होती हैं। यही वजह है कि वहां पे जो इक्वेशंस बनाते हैं उसमें आयोटा आता है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वहां बहुत सारे डिफाइन करते हैं अप्लाइड के अंदर। तो अभी हम उस तरफ नहीं जाते। और इसी तरह रियल एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा, आप वहां पे देखेंगे कि बहुत सारी इंटीग्रेशंस हैं जो रियल एनालिसिस के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात नहीं होती और बाज़ औक़ात बहुत टफ होती हैं। उनको फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम कन्वर्ट करके करते हैं तो वो बड़ी आसानी से सॉल्व होती हैं। ठीक है। और बेशुमार कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो रियल नंबर्स में हम डिफाइन नहीं करते लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 6 से 7 पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं कि वाई वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अब मैं इस पे हम डिस्कशन लंबी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपको आगे ले जाऊं एक्सरसाइजेस की तरफ और आपको एक ओवरव्यू देता हूं। आप टॉपिक्स भी देखते जाएं मेरे साथ साथ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते जाएं, और फिर आफ्टर द लेक्चर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। कोई बात यहाँ पे है तो आप साथ साथ बेशक करते रहें, क्योंकि इस मीटिंग का पर्पस यही है कि आप मुझसे डिस्कस कर सकें। अदरवाइज लेक्चर तो काफी हमारे पास रिकॉर्डेड भी पड़े हैं। शाबाश। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर लें, दरमियान में आपको मौका मिलता रहता है, जरूर पूछें। आप पूछेंगे तो आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको याद भी रहेंगी चीजें। क्लिक जरा करते हैं इसको। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप सबको याद हो गया कि हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी। ए और बी हमने देखा कि ये रियल नंबर्स हैं, आयोटा क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। इसमें से आप अगर बताते जाएं तो मुझे बहुत आसानी होगी पढ़ाने में। ए को क्या कहते हैं हम और बी को क्या कहते हैं हम? रियल पार्ट और बी इमेजिनरी शाबाश। तो पार्ट। ए इसका रियल पार्ट है, बी इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसको अल्टरनेटिवली हम ए कॉमा बी भी लिखते हैं, तो हमें आयोटा भी नहीं मेंशन करना पड़ता। अच्छा, अगर इसमें ए 0 हो जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं? प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी। और अगर बी 0 हो जाए तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्योर रियल। शामिल। खाली खाली रियल भी कहते हैं तो काफी है। ठीक है। हाँ, अगर दोनों 0 हो तो वो रियल भी और इमेजिनरी दोनों कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, उसकी ये एक बात हो गई। उसके बाद कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? ए माइनस आयोटा बी। ठीक है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी बड़ी सिंपल हैं, आगे हम देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अभी
बेसिक बेसिक बातें हैं ना, लेकिन दो बड़ी अहम बातें आपने याद रखनी है, अभी बीच में आएंगी वो। ठीक है, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1 पे जा रहे हैं, दो बातें आपने याद रखनी है। पहले तो ये मेरे साथ रिवाइज करते जाएं, चलें। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी सिंपल, रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेरी सिंपल, अगर कोई रियल नंबर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है। सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज अगेन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, जैसे नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई सी और ए मल्टीप्लाई डी, बी मल्टीप्लाई सी एंड बी मल्टीप्लाई डी। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नथिंग टू रिमेंबर। हाँ जी, फिर से देखिएगा, आपको शो हो रहा है? यस सर। चलें ठीक है, तो ये हम एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि दो चीजें आपने, दो फार्मूले हमने यहाँ से देखने हैं, तवज्जो से सुनना है आपने। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का नहीं आएगा। हाँ, एक प्रॉब्लम तो वो भी आपके लिए नहीं है, जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अगर डिवाइड करना हो हमने ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, क्या करेंगे? डिवीजन कैसे करेंगे? सम डिफरेंस प्रोडक्ट तो हो गया, रैशनलाइज तो ये क्या बात, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्या बात हुई रैशनलाइज वाली? ऐसी है, हम भी कहते हैं ऐसी हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बात को। रैशनलाइज की बजाय कुछ और कहते हैं। वैसे अगर उस तरह से कहा जाए ना तो रियलाइज कहना चाहिए, रियलाइज। देखो, रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को ना रैशनल बनाते हैं, स्क्वायर रूट में होता है ना, हम उसको रैशनल बनाते हैं। तो इस वक्त हम क्या करना चाह रहे हैं, रियल बनाना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम रियल बनाना चाह रहे हैं। तो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ले सकते हैं सर हम यहाँ। यस, वी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। और पर्पस क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो है ना, वो डिनोमिनेटर रियल हो जाता है, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर आपका रियल हो जाएगा। और आप आसानी से उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एहतियातन बात आ गई जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने लगे। अगर कोई मेंबर फिर भी यहाँ ऐसा है जो चाहता है नहीं मुझे नहीं पता इन बेसिक चीज़ों का भी, तो इस मीटिंग में बेशक आप जो मर्जी डिस्कस कर लें मेरे साथ, हम उसको भी देख लेंगे हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पॉइंट, ये एक फार्मूला इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे है, जो मैं आपको दो फार्मूले बता रहा हूँ ना, एक यहाँ पे है, कौन सा है, 1 बाय 1 देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमने एडिशन डिफाइन कर ली। एडिशन डिफाइन करने के बाद आसानी से हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो की जगह यहाँ पे 0 प्लस 0 आयोटा आएगा। ए बी का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे माइनस ए माइनस बी आएगा। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। आइडेंटिटी क्या होगी, 1 का मुतबादिल क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर में लिखना हो तो 1 0 लिखेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी का इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वंस अगेन रियलाइज कर देंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, आंसर बताएं, चले। हाँ, शाबाश, चलो अच्छा है, आपने पूरा बता दी। 1/a प्लस आयोटा बी, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, शाबाश, a माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, तो ये बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय, अभी हमने फार्मूला बनाया हुआ है ना, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और अगर सेपरेट कर दें तो रियल पार्ट बनेगा ए ओवर ए स्केयर बी स्केयर, इमेजिनरी पार्ट बनेगा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ये याद रखना है आपने। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये इसका हमने प्रूव भी कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी जो मैं आपसे कह रहा था कि इस पूरे टॉपिक में से जो चीज याद रखने वाली है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आसान आसान क्वेश्चन हैं, कभी प्रॉब्लम लगे तो आप डिस्कस कर लें।
आर्गान डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हमने डिस्कस किया है, ये सिंपल क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमने पहली बात कर ली है कि एक्स वाई प्लेन लेंगे, उसमें जो एक्स एक्सिस होगा उसको हम उसी को हम रियल एक्सिस बोल देंगे, इस पे रियल नंबर्स होंगे, और जो वाई एक्सिस होगा उसको उसी को हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देंगे, इस पे क्या होगा, ये अयोटा के प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होंगे। यानी इसमें वन से मुराद वन अयोटा है, टू से मुराद टू अयोटा है, थ्री से मुराद थ्री अयोटा है, फोर से मुराद फोर अयोटा है। अयोटा के मल्टीपल्स इधर आ गए, और हम किसी भी नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल टू x प्लस iota y, मॉड्यूलस इज x स्क्वायर प्लस iota x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। Distance from origin. बेसिकली जो मॉड्यूलस है ये वो आपका नॉर्म स्पेस के ऊपर जैसे मैग्नीट्यूड होती है ना, तो बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जो लेंथ देता है हमें, मैग्नीट्यूड या नॉर्म देता है हमें। ये नॉर्म स्पेसेस बन सकती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शन एनालिसिस के अंदर आपने देखे। अच्छा, एक्सरसाइज को क्विकली देखते जाएं, कहीं पे कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहें, वगैरह आपके लिए तो फिर जाहिर है ये कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज में, कि अगर आपको एक्सरसाइज को एक 10 मिनट में देखना पड़े तो सो के आप इसको देख लेंगे, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ है, मे बी कुछ इंटरेस्टिंग हो आपके लिए देखना। आपको विजिबल है एक्सरसाइज? आप मुझे माइक पे थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्शन रखें, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप ले लें टॉपिक पे मेरे से जितने लेने हैं। अच्छा, ये देखें पहला क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यस सर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको फार्मूला याद है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। 2 क्वेश्चन में देखो, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या करिए, अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा हो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड तब तक करेंगे, सॉल्व करेंगे जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद z कॉन्जुगेट इज z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। z कॉन्जुगेट z होता है तो हम उसको सेल्फ कॉन्जुगेट कहते हैं, वो कब होता है? जब z रियल होता है। और नेक्स्ट 3 रिजल्ट्स, ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, लिख देता हूँ सर इन पे थोड़ा सा जोर देने के लिए कि z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस z कॉन्जुगेट इज 2 iota imaginary part of z, and z mod square और z कॉन्जुगेट mod square हो, माइनस z mod square हो, माइनस z कॉन्जुगेट mod square हो, इन सब का ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है ये क्या है? असल में z mod स्क्वायर भी है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? z इंटू जेड कॉन्जुगेट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर लेवल पे एमसीक्यूज में आते हैं ये चीजें ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। क्वेश्चंस के अंदर आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम 7, 8, 9 को डिस्कस कर लेते हैं जस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ये क्वेश्चन 7 क्या कहता है? आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जनरली हमें क्या कह रहा है? जनरली हमें शायद ये कह रहा है कि आयोटा की कोई भी कंसेक्टिव 4 पावर्स हो, कोई भी कंसेक्टिव 4 पावर्स, तो उसका सम 0 होगा। ऐसी बात है। जी सर। मिसाल के तौर पर आयोटा रेज टू पावर n अगर कॉमन ले लें तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 ऐसा बन जाएगा कुछ। और इससे देख लेते हैं क्या बनता है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर निकालें तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 होता है। तो इस तरह ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आयोटा पावर n जो जीरो। कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बात सही है, आयोटा की कोई भी कंसेक्टिव 4 पावर्स लें तो उनका सम 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2n इज 1। एक तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन हो रही है ना, तो फिर आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही काम करना है वहां पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, और वो b से मुराद इसका कोफिशिएंट है 1 प्लस 1 स्क्वायर।
1 चाहिए 2 आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 2 आयोटा। तो ये क्या आंसर देगा हमें, आयोटा आंसर देगा। अब इसका मतलब है कि आयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका आंसर आयोटा आ गया। अब देखना लीस्ट पावर क्या होगी, तो n पॉजिटिव वैल्यू है, इसका n वैसे ही चेक कर लेते हैं। n 1 होगा तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो ट्रू नहीं है। 2 n जब 2 होगा तो आयोटा 4 1, ये ट्रू है। इसका मतलब है कि इसमें लीस्ट पावर n इज इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर n, आयोटा की कोई भी पावर, ठीक है, वेयर दिस इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 तक तो आपको पता ही है ना, आयोटा रेज टू पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू, इसको रिड्यूस किया जा सकता है आयोटा r से। आयोटा r क्या है, आयोटा r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे देखो आयोटा पावर अगर फर्स्ट करते हैं 25 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, आप 25 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 6 4 जार आयोटा आयोटा आ जाएगा, शाबाश, 6 4 जार 24, 1 जो रिमाइंडर होगा वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अयोटा 100 क्या हो जाएगा फिर, अयोटा 100 2 आयोटा माइनस 1 रिमाइंडर तो फिर 0 है ना, 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 है, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अयोटा की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर भी आ जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर आ जाएगा। 4 sir. ठीक है, तो इस तरह करके ये तीनों बहरहाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आगे आगे इक्वालिटी ऑफ टू, आपको याद है मैंने आपसे कहा था 2 फार्मूले जरूर याद कर लेना, तो अभी तक तो एक आया है उसमें से, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत आसान बातें हैं, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। हाँ, ये आयोटा रेज टू पावर 2n का आंसर आपने बोला ना वो 1 आता है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि 1 कैसे हाँ, आता है, अगर n हम लोग मैं 1 ले रहे हैं, आयोटा स्क्वायर तो -1 नहीं हो हाँ जाएगा। ठीक है, ठीक, असल में देखें ये हो रहा था कि ये क्वेश्चन था कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर n इक्वल 1 के, ये पूछ रहा था कि n क्या होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू n की क्या हो कि ये 1 के इक्वल आ जाए। तो हमने जस्ट ये किया था कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा को सॉल्व किया, तो ये आयोटा के बराबर आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पुट कर दिया, जब पुट किया तो उसके बाद हमने फिर यहां से देखा, एन को वैल्यूज दे के देखा, बेसिकली एन को वैल्यूज दे रहे थे हमने कहा कि एन को 1 पहले रख के देखते हैं। जब एन को 1 रखा तो अयोटा स्केयर बना, वो तो 1 के बराबर नहीं होता, हमने कहा कि नहीं ये 1 के बराबर नहीं है। फिर हमने एन को 2 रखा तो अयोटा, एन की जगह जब 2 रखा तो अयोटा 4 बना, वो वाकई 1 के बराबर था। तो हमने कहा अच्छा, एन की जो लीस्ट पावर है जिसके लिए ये 1 है वो 2 है, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं एन की। ऐसा नहीं है कि सब एन के लिए ये 1 के बराबर होगा, पूछा गया था वो कम से कम वैल्यू बताएं जिसके लिए ये 1 के इक्वल होगा, तो वो हमने निकाली थी 2। ये बहुत अच्छा टॉपिक आ गया सामने। दूसरा फार्मूला मैं जो बता रहा था ना वो ये है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। मिसाल के तौर पे देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा, क्या होगा, शाबाश, क्या करेंगे हम इसके लिए, फिर कोई बताएगा मुझे इसके लिए हम क्या करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, कैलकुलेटर तो डील ही नहीं करता ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, No sir. नहीं आ सकता। तो अब हमें, वैसे आप जिन्होंने बीएससी रिवाइज कर ली या एमएससी कॉम्प्लेक्स रिवाइज अगर किया हुआ है वो तो जानते हैं कि हम कोई भी nth रूट निकाल सकते हैं, कोई भी nth रूट हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उसका एक समझे एक स्पेशल केस है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम जस्ट अपने आप को फिर स्क्वायर रूट तक रखते हैं, इसका एक शॉर्ट सा प्रूफ देख लेते हैं ताकि आपको ना फार्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। अब पहली बात तो ये है कि अगर हमें कहा जाता है कि आप x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो हम अपनी तरफ से फर्ज कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ऐसे ही है ना कि x प्लस आयोटा y का अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे हम p प्लस आयोटा q फर्ज कर लेते हैं और हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये है हमारा z, x प्लस आयोटा y,
हम फर्ज कर लेते हैं कि z का जो स्क्वायर रूट है वो w के बराबर है, और w क्या है, p प्लस आयोटा q। तो यहां से कहानी शुरू हुई, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, z इज इक्वल टू w स्क्वायर। सॉल्व करते जाते हैं, अब w की वैल्यू पुट कर दें, p प्लस आयोटा q स्क्वायर, इधर आ गया x प्लस आयोटा y। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, यहाँ पे ये देखें, स्क्वायर ओपन कर लें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाले मेथड से। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें। इधर x रियल पार्ट है, इधर क्या है रियल पार्ट, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, इधर y इमेजिनरी पार्ट है, इधर क्या है 2pq। तो ये अलग अलग कर लिया, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। उसके बाद इस p स्क्वायर माइनस q Yes, sir. स्क्वायर को आप अलजेब्राइक रिजल्ट्स हैं ये वाले, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, दो फार्मूले आपसे मैंने कहा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, उसे याद कर लें। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर आपसे कहा जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि कैलकुलेटर तो ये नहीं करके देगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। दूसरी बात आपसे ये की कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा हुआ है या बीएससी लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डी मोवरीज थ्योरम लगा के। लेकिन अभी हम उधर भी नहीं जा रहे हैं, जस्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, इसका एक फार्मूला हम बनाते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ताकि हमें हर बार लेंथी सा सोल्यूशन ना करना पड़े और हम जस्ट उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा, अब फर्ज करो कि आपने फर्ज करे कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी है, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है z का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो भी आंसर आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और फर्ज कर लेते हैं कि उसका रियल पार्ट p है और इमेजिनरी पार्ट q है, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। अब हमने क्या करना है, हमारा काम रह गया p और q की वैल्यू फाइंड करने का। अगर हम p और q की वैल्यू फाइंड कर लें तो इसका मतलब होगा कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लें, तो a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर आप ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब कंपेयर कर लें, इसका जो रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल 2pq। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को सॉल्व करके आपने p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये देखते रहे हम, आप फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी हैव, ये वैल्यूज लिखनी उन्होंने। अब आंसर पे चलते हैं हम, p और q की वैल्यूज जब आ जाएंगी तो उसका आंसर क्या आएगा, वहां से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। ये p और q की वैल्यू लिखी है, लेकिन इस फॉर्म में याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसकी सिंपल फॉर्म ये याद रख लें आप, ये z स्क्वायर रूट का ये फार्मूला आपने याद रखना है, और एक दो क्वेश्चन करके हम देखेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। जैसे कि 5 प्लस 12 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम तीन चीजें लिखेंगे। पहले हम मॉडुलस फाइंड करेंगे कि इसका मॉडुलस क्या है। मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 13। फिर हम देखेंगे कि इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट 12 है। उसके बाद अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, और ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ z दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस आएगा। एक इसका रियल पार्ट लिखेंगे, एक इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इसका होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z ओवर 2 प्लस अयोटा इमेजिनरी पार्ट ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट इनटू स्क्वायर रूट। जैसे ये स्क्वायर रूट लिखा था बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायर रूट में क्या आएगा, उसी तरह से z मॉड, यहाँ पे z मॉड प्लस आया था और यहाँ पे z मॉड माइनस एक्स आ जाएगा, z मॉड प्लस एक्स और z मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ठीक है। अब अगर एमसीक्यूज में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करके आप उसका
स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ जेड किसके बराबर है, प्लस माइनस, और रियल पार्ट क्या है, जेड मॉड प्लस एक्स ओवर टू। इमेजिनरी पार्ट क्या है, जेड मॉड माइनस एक्स ओवर टू, और साथ इमेजिनरी पार्ट में आयोटा वाई ओवर वाई मॉड। ठीक है, ये आ जाना है। तो अब इसको एक बार प्रूव करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे जेड मॉड क्यों आया, यहाँ पे माइनस एक्स क्यों आया, यहाँ पे प्लस एक्स क्यों आया। लेकिन ये बहरहाल दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद होना चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करना है, जो वैल्यूज ये कहेगा वो फाइंड हो जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड स्क्वायर रूट के हैं, 7, 8, 9, 10, इन सब के अंदर ऑलमोस्ट स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद आ गया जो मैंने आपसे कहा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। कोई रिपीट करेगा क्या बताया था मैंने इसमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या चीज है? शाबाश, आप में से कोई रिपीट करेगा इसे? इसे सही समझ आई हो कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? n डिग्री पॉलिनोमियल हो तो उसके n रूट्स होंगे। शाबाश, एवरी nth डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है, हैज एग्जैक्टली n रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एवरी nth डिग्री पोलिनोमियल हैज एग्जैक्टली n रूट्स। जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही रूट्स होंगे। और रीजन क्या बताई थी मैंने कि ये रिड्यूस हो जाएगी n लीनियर फैक्टर्स में से, और हर फैक्टर आपको एक रूट देगा, क्योंकि हर लीनियर फैक्टर आपको एक रूट दे देगा। ये मेंशन है कि कोई भी पोलिनोमियल होगी तो वो इस तरह से करके n लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब इक्वल टू 0 करेंगे तो हर लीनियर फैक्टर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा जो कि इसका रूट कहलाएगा। चलो, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया हमारा। आगे ये इसी के ही क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रैक्टिस है यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, अब आप फिर बना के दिखाएं, आप लीनियर फैक्टर बनाएं। सर ये रियल स्क्वायर रूट में और कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट में क्या फर्क है? देखो, स्क्वायर रूट तो बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट आपको कहता है कि ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर ये वाला नंबर हो। आप देखो जैसे कि 25 एक रियल नंबर है ना, 25 रियल नंबर है, 25 का स्क्वायर रूट फिर क्या होता है, एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर 25 हो, वो 25 का स्क्वायर रूट होता है। आप कहते हैं कि वो 5 है, क्योंकि आप 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 5, ऐसे ही है ना। तो ये रियल नंबर की तो फॉर्म। सर यहाँ पर तो सिर्फ +5 हम लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्लस माइनस हम दोनों लेते हैं, ये क्या वजह है सर? शाबाश। अच्छा, यहाँ पे भी हम लेते दोनों हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि यानी कि बाय डेफिनेशन देखो, अगर हम जस्ट यही बात करें ना स्क्वायर वाली, क्योंकि मैंने जस्ट समझाने के लिए सिंपल वर्ड यूज किए हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आता है? 25। 25। ठीक है। अच्छा, अगर हम -5 का स्क्वायर लें, फिर क्या आंसर आएगा? वो भी 25। वो भी 25 आएगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो दोनों नंबर रखते हैं, +5 भी और -5 भी। ठीक है, इस हिसाब से तो फिर 25 का जो स्क्वायर रूट है वो +5 भी बनता है और -5 भी बनता है। अब हम क्यों नहीं लेते? कोई बताएगा आप में से? जब मैंने सर ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। शाबाश शाबाश, यहाँ हम बात करते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की, और वो हमेशा हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, वो आप डिफाइन ही ऐसे करते हैं, हम कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर, और वहां भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर हुज स्क्वायर इज दिस नंबर। तो वहां जो जिसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा होता है उस पे भी कंडीशन यही होती है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब आपको बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है सर। ठीक है, और जो आंसर बता रहे होते हैं इज, आगे फिर कह रहे होते हैं इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर हुज स्क्वायर इज दिस नंबर, जिसको आप प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बोल रहे हैं ना। ये वजह है कि वहां पे हम उसमें पॉजिटिव ही लेते हैं सिर्फ, या
सम टाइम एक्स, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना प्लस माइनस, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ऐसे लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो फिर हम दोनों लेते हैं, +5 भी और -5 भी। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है सर। अगर जस्ट मैंने 25 लिखा है ना, तो फिर हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ही लेंगे इसमें। वहां पे भी ठीक है आपने लिखा होगा, जो हमने प्लस माइनस लिखा है ना उस फॉर्म में, वो भी इधर आउटसाइड लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है सर। बाकी उसको प्रूव इससे भी किया जा सकता है, ये जो थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा है ना, क्योंकि थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा भी यही कहता है कि जितनी उसकी एक्सपोनेंट होगी उतने रूट्स आ जाएंगे। तो जब हम स्केयर रूट बिल्कुल लेते सर। हैं तो हम स्केयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, जब स्केयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो वो इसका मतलब है कि जब रूट्स, जब उसके आंसर फाइंड करेंगे तो वो भी दो होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ज्यादातर, लेकिन बहरहाल हिंट बस जेब में ये रख लें कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना √25, तो फिर हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे। अगर +-25 है तो फिर हम दोनों ले लेंगे +-5। ठीक है, यही वजह है कि जब हम डोमेन लिखते हैं, डोमेन रेंज लिखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शंस की, तो आपने देखा होगा कि हम इसकी डोमेन जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही लिखते हैं, 0 to +∞, और नेगेटिव पार्ट नहीं ले रहे होते हम इसकी, सॉरी, रेंज में। डोमेन भी यही है, लेकिन रेंज, डोमेन तो चले, फर्ज करो यहाँ पे अगर कोई और नंबर आ जाए, x² -x+1 कुछ भी आ जाए, लेकिन रेंज हम यही लिखते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जब तक कि यहाँ पे प्लस माइनस ना लिखा हो। तो कैलकुलेशन में बस इस चीज का ख्याल कर लेना। चलें, अब आपको ये एक्सक्यूज ये मी क्लियर हो गया, थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्लियर हो गया, पहले भी ठीक हमने है। एक्सप्लेन कर दिया। ये ढेर सारे इसके ना एक्सरसाइजेज हैं, आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे, आपके इंटरेस्ट पे है कि सर। एक आध कर लें अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है सर, हम जो है क्वाड्रेटिक में कहते हैं जिसके 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हाँ जी। बट मोस्टली वो जो है केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे रूट्स जो है 1 भी आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रूट्स होते हैं, जैसे कि x² के ऊपर, लेकिन मोस्टली केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल हमारे दें पास ताकि मैं, सिंगल रूट आता है। आप ना अपने क्वेश्चन का एग्जाम्पल दें ताकि मैं उसी के साथ आपको समझा दूंगा आपकी बात। बताएं शाबाश। मैं मतलब सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोई क्वाड्रेटिक लिखवा दें, इक्वेशंस के कोई। में हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो है उसके रूट्स होते हैं 2 रूट्स होते हैं। हाँ हाँ, शाबाश, ठीक कहते हैं। आप बताएं आगे। तो मोस्टली केसेस अगर हमारे पास उसका रूट, अगर रूट 0 आ जाता है तो वहां पे हमारे पास सिंगल ही वैल्यू आएगी, डबल तो वैल्यू नहीं आती, फिर उसको हम क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। देखो, वो फिर उसको हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। जैसे देखो, मिसाल के तौर पे x² आप कर लें, बल्कि आपने एक आप शायद फिजिक्स के हैं ना आप, So x² ए plus एक्स 2x स्क्र plus प्लस 1 equals बी to 0. एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो, ये इसको हम कहते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद आपकी यही है। अब हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इसके रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए। पढ़ा होगा ये टॉपिक आपने, -b प्लस माइनस जी जी। b² -4ac/2a। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये जो फैक्टर है ना, ये रूट्स की नेचर डिटरमिन करेगा, इसको डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं फिर, b² -4ac, जी बिल्कुल। b² -4ac। और फिर हम कहते हैं कि अगर ये 0 हो जाए, इफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो फिर आपके पास आएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। इसका मतलब है कि +0 होगा तब भी -b/2a आएगा, और -0 वाला लेंगे तब भी आएगा। तो इस केस में आंसर रिपीट हो गया है, +0 के साथ भी वही आएगा, -0 के साथ भी। तो हम कहते हैं कि ये रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है सर, थैंक यानी एक ही रूट जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम रिपीटेड रूट वाला केस कहते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, तो हम ये नहीं कहते कि 2 नॉन रिपीटेड रूट्स, हम ये नहीं कहते 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी यही कहता है ना कि अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल होगी, उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, लेकिन वो ये नहीं कहता कि उसके एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। बात समझ आ गई आपको? यू। जी जी बिल्कुल सर, चलो थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन शाबाश। सर, इसमें हम जो है रिपीटेड रूट तो आ गए, अब जो है उस रिपीटेड रूट को हम सिंगल रूट कह सकते हैं। अब वैल्यू तो एक ही वैल्यू है। रिपीटेड रूट का यही मतलब है ना,
इसको हम अपनी टर्म में मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, कि हम कहते हैं कि ये जो रूट है ना, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है इस रूट की। तो मतलब वो सिंगल रूट ही हो गया। देखो ना, आप थोड़ा सा एक, अगर आप इस तरह यानी कि आप कोशिश करो, जिन अल्फाज में मैं बोल रहा हूँ उसको जरा सुन के गौर करना मेरी बात पे। देखो, हम ये कह रहे हैं ठीक है। कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके दो रूट होंगे, ठीक है। एक ये बात है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। और एक, अगर मैं यूं कहूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दोनों बातों में फर्क है ना। जी बिल्कुल। एक बार मैं ये कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक है तो ठीक है, दो रूट होंगे, मैं कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगा रहा कि वो दोनों सेम नहीं हो सकते या दोनों सेम हो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं लगा रहा मैं। तो हमारा जो थ्योरम ऑफ अलजबर, लीनियर थ्योरम ऑफ अलजबरा है ना, वो यही है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता वो सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है। इसलिए हमें इससे कोई गर्ज नहीं वो सेम हो जाए, तब भी हम मानते हैं कि दो रूट थे, हाँ वो आपस में इक्वल है। लेकिन जी सर, क्लियर हो गया, अगर थैंक यू। आप ऐसे कह देंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तो फिर बात खराब हो जाएगी। तो हम ऐसा तो कह ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके दो रूट होंगे, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। तो जो हम रिजल्ट बयान कर रहे हैं ना, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कह रहा है कि अगर कोई nth डिग्री पोलिनोमियल होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में उसके n रूट्स होंगे, वो चाहे n के n सेम हो जाए, वो चाहे सारे के सारे सेम हो जाए, लेकिन n फैक्टर बनेंगे, हर फैक्टर एक रूट देगा, चाहे वो सेम हो जाए। आपको बात समझ आ गई मेरी? जी सर, थैंक यू, मिसाल समझ के में आई है। तौर, थोड़ा सा और मैं आपको चलें और समझा दूं। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसको हम फैक्टर्स के अंदर, लीनियर फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, x+1 अब इसके दो लीनियर फैक्टर तो बन गए ना, चाहे वो सेम है। ये क्वाड्रेटिक है तो इससे दो लीनियर फैक्टर बनेंगे। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि इस क्वाड्रेटिक को दो लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं किया जा सका, या कह सकता है अब ये एक क्वाड्रेटिक थी, इसको दो लीनियर फैक्टर्स के अंदर हमने चेंज कर लिया, चाहे ये सेम है, अब हर फैक्टर एक रूट देगा, चाहे वो सेम है। तो ये थ्योरम ऑफ ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बेसिकली ये एवरी nth डिग्री पोलिनोमियल is converted into n linear factors and thus it has exactly n roots whether these are equal or not। जो भी मल्टीप्लिसिटी जिस रूट की जितनी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये 1.3 इज अबाउट फाइंडिंग दीज रूट्स। और नेक्स्ट है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन और 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। ये तो बिल्कुल बेसिक है, शायद ये 9th-10th में भी है, इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या 4th रूट्स ऑफ यूनिटी में। उसके बाद आ जाता है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। शाबाश, ये कौन मुझे रिपीट करवाएगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। शाबाश, आप लोग मुझे रिवाइज करवाएं, ये साथ साथ डिस्कशन में शामिल हो मैथ के लोग भी, ताकि पता चले भी आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अभी तक जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे a+i/b, तो ये कौन सा सिस्टम था, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम था ये ए बी वाला? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट अच्छा, सिस्टम। रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर सर, कार्टेशियन। कार्टेशियन भी कहते हैं, कार्टेशियन। ठीक है। इसको फॉर्मुलेशन तो बड़ी आसान है, एक्स से देख लेते हैं, वाई से देख लेते हैं और बताते हैं कि ये ए बी है, इस तरह करके। और पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, देखो ये जो सर पोलर कोऑर्डिनेट्स के हैं, अंदर जो है रेडियस और एंगल। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का क्या फायदा होता है, हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही क्यों बना है, ना बनता सर जाए। किसी लोकेशन के लिए सर, शाबाश, लोकेशन किसी, के लिए सर। हाँ, किसी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए बनाया गया ना। जैसे 3 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3+4 उससे पॉइंट मिलता है 3 4। अब इसको एग्जैक्टली यूनिकली डिटरमिन करना होता है हमने कि ये वाला पॉइंट है, एक्स से 3 देख लेते हैं, वाई से 4, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही होने चाहिए जिनकी मदद से आप एग्जैक्टली लोकेट कर लें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है। अब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, मिसाल के तौर पे देखो ये एक पॉइंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या कहता है, वो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेता है,
वर्टिकल डिस्टेंस ले लेता है और दो कोऑर्डिनेट बना लेता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से और एक वर्टिकल डिस्टेंस से। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है कि फर्ज करो कि ये आपके पास वही एक्स वाई पॉइंट है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है? वो सबसे पहले तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस लेता है, उसको वो कह देता है आर, ये आर है। हाँ अच्छा, अब इससे तो कोई यूनिकनेस ना हुई। फर्ज करें आर 2 है, तो आर तो इधर भी 2 है, आर इधर भी 2 है, आर इधर भी 2 है, आर इधर भी 2 है, बहुत सारी जगहों पे आर 2 है। तो इस पॉइंट की यूनिकनेस क्या हुई? इस पॉइंट की यूनिकनेस के लिए साथ वो क्या बताएगा? वो साथ एंगल भी फिक्स कर देगा कि आर के साथ साथ आपको थीटा भी बताना पड़ेगा, आर थीटा। अगर आप ये दो चीजें बता देते हैं आर थीटा, तो फिर आपकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, आप यूनिकली डिटरमिन कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये बेसिकली है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हम उसको कैसे करते हैं? एंगल और रेडियस के साथ। ठीक है, तो ये है पोलर। और हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? शाबाश, ये तो बिल्कुल आपके लिए बेसिक सी बात होगी कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। z इज इक्वल टू सर, एक्स प्लस आयोटा y है, तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? x इज इक्वल एक्स टू एक्स आर cos थीटा आयोटा आर साइन और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। और हम क्या लिखते हैं? r सिस थीटा शॉर्ट फॉर्म में। आर सी और आगे चल के आप आयलर इक्वेशन की वजह से देखते हैं, इसको r e आयोटा थीटा भी लिखते हैं। ई की पावर। यस r e आयोटा थीटा, बस बाकी तो बातें आपके लिए। अच्छा, इसमें r क्या होता है? r अगर कॉम्प्लेक्स मॉडुलस। मॉडुलस, ये वही है जो मॉडुलस है, एक चीज। और इसमें थीटा क्या चीज है? थीटा, थीटा इज कॉल्ड, एंगल है सर, हाँ, इसको आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ। और इसका फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स वाई बाई एक्स। y बाई एक्स। ठीक है, तो फार्मूला तो सिंपल है कि r मॉडुलस होता है x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर रूट। और सर एंगल के लिए टेंजेंट इनवर्स क्यों लेते हैं? साइन इनवर्स या काज इनवर्स? शाबाश, देखो क्यों लेते हैं वो, इधर से ही हम ना यहाँ से इम्प्रूव करते हैं। ये देखिए इधर से। सर यहाँ पर लिखा है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। टेन इनवर्स की जगह सर साइन इनवर्स या काज इनवर्स हम ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं, देखो हम क्यों लिखते क्यों हैं, पहले ये देखें। देखो हमने x को रिप्लेस किया है और cos थीटा से, ठीक है। y को हमने रिप्लेस किया है r sin थीटा से, ऐसे ही है। ये हमने आपको याद है कि हमने ये किया है कि हमारे पास जो जी x सर। y होता है, हम उसको x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा करते हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपने r और थीटा फाइंड करना है ना। तो r किस तरह फाइंड करते हैं हम? इनमें से इन दोनों को आप स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट साइड पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है। तो इसको नहीं लिखते हम, तो आर स्क्वायर क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ से पता चला कि आर तो वही मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आर तो आ गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ गया थीटा। थीटा के लिए क्या करेंगे अब बताएं? इन्हीं इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे अब हम। इन्हीं इक्वेशन से हम थीटा फाइंड करेंगे इसी तरह से। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है देखो जरा, ये इक्वेशन है आपके पास। तो जब आपने आर फाइंड करना है, थीटा इल्यूमिनेट किया है। जब थीटा फाइंड करना है, आर इल्यूमिनेट किया। आर इल्यूमिनेट कैसे होगा? डिवाइड करने से होगा। डिवाइड करेंगे। अब या तो आप एक्स ओवर वाई कर दें या वाई ओवर एक्स कर दें, हमारे लिए आसानी है कि यानी कि या तो साइन बाय कॉस कर दें या कॉस बाय साइन कर दें। कॉस बाय साइन करेंगे तो कॉट थीटा बनेगा, आउट ऑफ हो जाएगा। साइन बाय कॉस करेंगे तो टैन बनेगा, वो इजी रहेगा हमारे लिए। तो वाई बाय एक्स कर दें, आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और साइन ओवर कॉस को हम टैन मानेंगे। और यहां से जब थीटा निकालेंगे तो हमें टैन इनवर्स लेना पड़ेगा, टैन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा। इसमें आगे चल के ना आपको, अब आर्गुमेंट यानी थीटा, ठीक है। आप 4 स्पेशल केस करने पड़ेंगे, यानी आपको हर क्वाड्रेंट के अंदर ना एक एग्जांपल सॉल्व करके देखना पड़ेगा।
कोऑर्डिनेट 1 हो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट 2 हो तो क्या होगा, क्वाड्रेंट 3 में क्या करेंगे, क्वाड्रेंट 4 में क्या करेंगे। यहाँ पे शायद दिया भी होगा, ये तो चलें, ये यहाँ पे जो दिया है ना, ये तो एंगल्स बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंटल जो एंगल्स हैं। मसलन अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है आपको, फर्ज करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, 5 + 0 होता है यानी कि, तो बताएं ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन में ये नंबर 5 0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पर है। एक्स सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा ना यहाँ, तो इसका एंगल Zero. होगा, एंगल 0 सर, तो आर्गुमेंट 0 हो गया। एंगल 0 अच्छा अब अगर z है हमारे पास 5 आयोटा, तो फिर ये कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस में सर, y एक्सिस में यहाँ पे, 5/2 टाइम तो फिर मुझे बताएं आर्गुमेंट क्या होगा, π/2 π/2, शाबाश। 90 5/2 अच्छा अब अगर ये होगा -5, तो फिर कहाँ पे होगा, सर Negative axis. 180 यहाँ पे होगा नेगेटिव x एक्सिस पे, तो फिर इसका क्या होगा, आर्गुमेंट क्या 180 होगा, पाई, शाबाश, 180, पाई 180। अगर अब ये होगा -5 आयोटा, फिर कहाँ पे होगा, तो 270 में Negative सर, y-axis. शाबाश, तो फिर क्या होगा 3π/2 या 2। तो ये हमने 4 Yes. केसेस लिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट 0 होगा, अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट पाई होगा। अगर वो पॉजिटिव मल्टीपल है आयोटा का तो π/2 होगा, अगर नेगेटिव मल्टीपल है आयोटा का तो फिर क्या होगा, फिर 3π/2 होगा। तो इस तरह करके हम आर्गुमेंट्स जो है वो इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। और इसको हम, लेकिन आपने एक और चीज देखी है कि हम सर एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हाँ जी सर इट मींस इसका मतलब है लोकेशन मैटर करती है रियल नंबर के हिसाब से, लोकेशन मैटर करती है फार्मूले में, तो फिर वहां पे तो 0 ही बनेगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ अगर हम z -5 होता है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें आगे, ये तो मैंने आपको करा रहा हूँ ना क्वाड्रेंटल, फिर आगे क्वाड्रेंट्स के अंदर होंगे, फिर अब मैं यहीं चले समझा देता हूँ। जैसे देखें 5 + 0 आयोटा, ठीक है, आपने इसकी लोकेशन पहले देख ली कि ये एक्स एक्सिस पे है। अगर आप यहां से करते हैं tan इनवर्स y/x, तो क्या आंसर आएगा यहां से, 0/5, ठीक है। तो Yes. ये आ जाएगा tan इनवर्स और 0, और क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 0 ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब आप इसको लेंगे -5 + 0 आयोटा, तो आपको -5 बता रहा है इसकी लोकेशन क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ, नहीं। तो आपको पता चल गया कि इसका जो एंगल है वो पाई होगा। लेकिन अगर आप करते हैं tan के साथ, tan इनवर्स निकालते हैं, tan इनवर्स y/x, फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको आगे चल के मैं वो टेबल भी दिखाने लगा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, शायद इस बुक में भी दिया होगा। यही मैं कह रहा हूं कि आपको 4 केसेस याद रखने पड़ेंगे कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपका जो थीटा होगा ना वो वही होगा tan इनवर्स y/x। y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है। जब आप जाते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बताएं कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है इन दोनों में से। y positive x negative. अब आप जरा मेथड भी देख लें और यहाँ अप्लाई करके भी देख लें। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर जब आप थीटा फाइंड करते हैं तो इसमें tan इनवर्स में दोनों पॉजिटिव ही हमने लेने होते हैं एंगल निकालने के लिए। अब y पॉजिटिव है, x को हम खुद पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आपको यहां फार्मूले में लिखा मिलेगा x मॉड। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना तो आप यहाँ पे x नहीं लिखते, x मॉड लिखते हैं। तो वो जो माइनस है उसे कवर कैसे करते हैं, यहां पे फार्मूला हमारा ये बन जाता है आर्गुमेंट का सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y/x। ठीक है, इसको जेन में ऐसे रखते हैं कि अगर आपके पास देखो ये एंगल बनता है यहां से लेके यहां तक पाई, अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, तो जो y/x के साथ आप tan इनवर्स निकालेंगे ना तो वो ये वाला एंगल देगा आपको, जबकि एक्चुअली जो एंगल आप फाइंड करना चाहते हैं वो तो ये है
अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव एक्स वाई के साथ आपने एंगल निकाला है, इसको फिर आप 180 में से माइनस करते हैं तो फिर हमारा फार्मूला ये बन जाता है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या बन जाता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स मॉड। अब ये जरा लगाएं यहाँ पे, अगर तो आप इसको ऐसे ही पुट कर देते हैं ना, एक्स प्लस वाई होता, तो गलती क्या होगी, ये फिर जीरो हो जाएगा वाई के जीरो होने की वजह से, तो आप दोबारा आंसर जीरो दे देंगे। ये देखें, अगर एज इट इज पुट कर देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस वाई ओवर एक्स मॉड। अब यूज करें, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई क्या है हमारे पास जीरो, एक्स मॉड क्या हो जाएगा -5 का मॉड +5, तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस टेन जीरो जीरो, तो आंसर क्या आएगा पाई। तो अब मुझे बताएं, जब आपका z -5 होता है तो आंसर, तो जब -5 होता है तो एंगल क्या होता है फिर, पाई होता है कि जीरो होता है, पाई। पाई। ठीक है। तो आप देखें कि अगर आप ये मेथड लगाएंगे तो ही पाई आएगा ना आपके पास। तो इस तरह ये मैं बता रहा हूं कि ये आपने अब याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगा तो थीटा वही होगा tan इनवर्स y बाय एक्स। अब रिपीट करें, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चेंज कराया मैंने आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में सर क्या सेकंड वाई में से क्यों माइनस किया है, ये Substitute कर x दें। रिपीट एक्स की वैल्यू। इसको मैं थोड़ा सा और नीड करके रिपीट कर देता हूं, अगर आपको ये देखें, एक मिनट मुझे, एक मिनट दे, मैं आपको यहाँ पे दोबारा फिर साथ साथ आपने मुझे आंसर देना है ताकि मुझे पता चलता रहे। मैंने अब देखो बात रिपीट कर रहा हूँ, यही बात दोबारा से, एक्स वाई प्लेन बनाया पहले क्वाड्रेंट में, तो अब किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपके पास tan इनवर्स वाई बाय एक्स आ गया, तो वही एंगल है आर्गुमेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में रिपीट करें वाला मैंने क्या लिखवाया था, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या होगा, पाई थीटा माइनस इज इक्वल टेन टू माइनस पाई ओवर माइनस स्क्वायर बनी एक्स tan इनवर्स y ओवर y अपन एब्सोल्यूट mod वैल्यू less x जो नेगेटिव है ना absolute उस पे मॉड आ जाएगा, जो नेगेटिव है। अब आपको पता है कि सेकंड